एडियोक न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज मेरे साथ एक बड़ी ही खास शख्सियत जो पिछले लगातार 23 साल से कृषि पत्रकार हैं और फार्मर्स एग्रो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं और जो अवेयर करने के लिए पत्रकारिता के माध्यम से अपनी आवाज पहुंचाते हैं, अपने आर्टिकल्स वगैरह लिख के किसानों को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। तो मेरे साथ दीपक चौहान जी जुड़ चुके हैं पुणे से। तो बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है दीपक जी आपका। धन्यवाद आपका इस प्लेटफॉर्म का और इससे जुड़े हुए सभी मान्यवर या एंटरप्रेन्योर्स का हम स्वागत करते हैं। अभी सोया में अगर मैं अगस्त की बात करूं, पिछले अगस्त में जो पोल्ट्री के दर्शक आपको देख रहे हैं, वो उनकी जो मुर्गियां हैं वो फीड में डलता सोया डीओसी डीओएल्ड केक, जो मात्र एक खली है और जिससे तेल निकाल के जो चीज बचती है। और वो उसकी अगर मैं बात करूं, एमएसपी की बात करूं पिछले बार सोया की तो 3,880 रुपए था। लेकिन मैं मात्र सोया डीओसी की बात करूं तो वो अगस्त में 10,000 को छू के आई है, जो कि एक बड़ा डिफरेंस है। और एक सोया सीड और सोया डीओसी में अगर इस चीज को देखेंगे तो जिससे क्या हुआ कि अंडे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और चिकन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी बढ़ गई। तो ना तो हमारे देश के यूजर्स को उतना फायदा हुआ, आपने कहा भी एक्सपोर्ट की वजह से सोया में वो दिक्कत आई थी। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप सोया में? जी, पहले तो मैं एक थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी एडवाइस के रूप में अभी बोला मक्के के बारे में, जी वो एडवाइस ना समझकर एग्जाम्पल के रूप में लेवे, क्योंकि मक्के में हमारे महाराष्ट्र में हमारे पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर्स मित्र ऐसे हैं कि वो सालों साल स्टॉक करते हैं ऑफ सीजन में। जी तो जो लोग सालों साल स्टॉक करते हैं उसका पोल्ट्री सुरक्षित है, धंधा सुरक्षित है। जी तो मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए ठीक। कि जिसके पास रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा रहता है, जो मार्केट को ट्रैक करता है, मार्केट इंटेलिजेंस पर फोकस करता है, और जिनको जब जब माल सस्ता होता है या फेयर प्राइस पर होता है तब तब वो क्वालिटी और शाश्वत सप्लाई के हिसाब से जो स्टॉक करते हैं, उनका पोल्ट्री हमेशा ये शॉक से बचा है। ये मेरा कहने का उद्देश्य था। तो जैसे आपने सोया में पूछा, सोया में पिछले साल भाव क्यों बढ़ा, कोई कमोडिटी का भाव क्यों बढ़ता है? जब उसका शॉर्टेज होता है। शॉर्टेज क्यों हुआ पिछले साल? हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, वही बात आ गई घुमा फिरा के। देखिए आप, पिछले मार्केटिंग ईयर की जो पहली छमाही है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक की जो 6 महीने हैं, उस 6 महीने का आप आंकड़े देखिए, कितना रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया था हमने। जी इतना एक्सपोर्ट कर दिया, क्रॉप साइज छोटा था। तो दूसरी छमाही में जून, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर में, तो जैसे आपने कहा 10,000 रुपये भाव हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमारे हाथ में सरप्लस ही बचा नहीं था इंडिया में। और उस दौरान विश्व में भी भाव बढ़ रहे थे। विश्व में जब किसी कमोडिटी का भाव बढ़ता है और अगर वो इंडिया में शॉर्टेज है, तो इंडिया में तो 50% ऊपर ज्यादा चलता है भाव। और सोया डीओसी में यही हुआ। हम सब चूक गए। हमने ये देखा नहीं कि हमारा मंथली कंजम्पशन कितना है, प्रोडक्शन कितना है और बचा कितना है। जैसे इस साल जो हमारी सोपा संस्था है, सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ने, उन्होंने कहा कि इस साल हमारे हाथ में 20, मतलब लगभग मेरे ख्याल से 20 लाख टन से ऊपर कैरी ओवर रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। शायद वो आंकड़ा लगभग 27 लाख टन के हिसाब से हो सकता है नया आंकड़ा, लेकिन 20 लाख टन हम मान के चलते। तो पिछले साल हम 10, मान लीजिए कि पिछले साल हम 10 लाख टन डेफिसिट में थे, और इस साल 20 लाख टन मान लीजिए कि ज्यादा स्टॉक है हमारे पास। कैरी ओवर ज्यादा नहीं, उसको कैरी ओवर स्टॉक कहते हैं। 3 महीने का कैरी ओवर स्टॉक इस साल है हमारे हाथ में।
जी नया क्रॉप आने के पहले 3 महीने का हमारे पास कैरी ओवर स्टॉक है। तो क्यों इस साल में हमारा प्राइसेस ऊंचा था ग्लोबल अनुपात के हिसाब से, एक्सपोर्ट कम हुआ और जी फार्मर ने भी बहुत धीरे धीरे बेचा। अभी भी फार्मर के हाथ में क्रॉप है। जी तो भाव क्यों बढ़ते हैं? तो भाव बढ़ते हैं डिमांड, सप्लाई और कैरी ओवर, ये हमको देखना है। हम जब मुर्गी के धंधे में है, हमको मानना है कि हम मुर्गी के धंधे में नहीं है, हम सोयाबीन और मक्का प्रोसेसिंग के धंधे में। जी 80% लागत तो हमारी सोयाबीन मक्का में जाती है। जी तो हमको मक्का और सोयाबीन के, हम अभी वहां पर पीठ है हमारी, तो वहां पर हमको घुमा के देखना चाहिए, घूमकर, कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। जी तो कोई भी सजग एंटरप्रेन्योर उसके रॉ मटेरियल पर बहुत बारीकी से ध्यान रखता है। और जी जिन्होंने पिछले साल भी सोयाबीन कवर किया था, सोयाबीन, देखिए आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप स्टॉक लगाते हैं वो फाइनेंस भी करती है, जी आपका वेयर हाउसिंग का काम भी देखती है, जी आपका कोलेट्रल भी देखती है, आपको सोर्सिंग भी करके देती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आज की डेट में कि स्टॉक लगाना कोई बड़ी बात नहीं। और लोन अगेंस्ट कमोडिटी भी मिल जाता है 70% तक, 80% तक, जैसा हमारा बैलेंस शीट के ऊपर जी डिपेंड है। जी ऐसा नहीं है कि हम इस झटके से जो भाव बढ़े तो क्यों बढ़े, तो हमने देखा ही नहीं इंडिया ने के एंड यूजर्स ने कि क्या हो रहा है। और अगर हम जानते हैं क्या हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए हमको जो काम करना चाहिए वो काम आज भी हम इंडिया में नहीं कर रहे। जी हेजिंग, जिसको हेजिंग बोलते हैं, तो हेजिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर बार वायदे बाजार पर जावे और वहां पर बेचवाली करे। हेजिंग ये जोखिम व्यवस्थापन का तंत्र है, आप स्टॉक लगाकर भी कर सकते हैं। तो स्टॉक में तो आप 20% आपका खुद का पैसा जाता है, बाकी पैसा आपको कंपनियां देती है। स्टॉक, ऑल टाइम स्टॉक में ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा स्टॉक करना है, लेकिन हमें जब जब ग्लोबल अनुपात में हमारा प्राइस का, हमारा मक्का हो सोयाबीन का भाव ये सस्ता होता है, तब जी तब ये सीधा उसका बेंचमार्क है, तब तब हमको स्टॉक लगाना है। और ग्लोबल का भी थोड़ा स्टडी करना, और थोड़ा बहुत स्टडी हमको, मतलब इतनी आसान, इतना कोई उसमें मुश्किल नहीं, बातें समझ में आ जाती है। जी देखिए हम जब धंधे में काम करते हैं तो हमको धंधे का रंग रूप पता चल जाता है कि हवा किस दिशा में बह रही है। जी तो हमको सभी मित्रों को मेरा एक निवेदन है कि आप सभी यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, उसके रिपोर्ट्स को देखिए। हर मंथ में उसका रिपोर्ट आता है, वहां पर एक आसान इंग्लिश में कमेंट्री होती है, वो पढ़िए आप। जो बड़े पोल्ट्री वाले हैं उनको तो हमारा वो कमोडिटी इंटेलिजेंस का एक डेस्क बनाना चाहिए, और उस डेस्क के माध्यम से उसको कब ज्यादा लेवे कब रुक जावे, ऐसा काम उसको उनको करना है, तभी वो बच पाएंगे। नहीं तो उसके बैलेंस शीट में हमेशा प्रॉब्लम आएंगे मार्च एंड में, और वो हम देख रहे हैं, वो आ रहे हैं। जी तो कहने का मतलब 10,000 क्यों हुआ कि हमने बहुत सस्ता बेच दिया। और हमने जब सस्ता बेच रहे थे हम, तब हमारे एंड यूजर को पता होना चाहिए था कि ये सस्ता जा रहा है, क्योंकि इस पर अभी कोई आगे एक्सक्यूज नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। आगे आगे हम जैसे, हम घर में भी हम काम जब करते हैं तो हमको पता है कि कितना हमारे घर को, मतलब आज हम इतना कभी कभी एक्सपोर्ट कर देते हैं कि हम हमको ही खाने को नहीं रहता। जैसे गवर्नमेंट ने अभी वीट का, हालांकि वो किसान के विरोध में है, इसीलिए इन प्रिंसिपल हम किसी भी एक्सपोर्ट बैन का विरोध करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लोकल एंड यूजर्स, पॉलिसी मेकर्स जो भी है, प्रोसेसर्स, उनको भी कंपटीशन में आना चाहिए। जी और किसान को अगर आप अच्छा दाम मिलता है तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे। तो किसान को, आज भी हम मक्का सस्ता बेच रहे हैं ऐसा मैं अगर कहूंगा तो क्या होगा? तो आज ग्लोबल अनुपात में हम सस्ते ही हैं। जी तो किसान का भी एक हक बनता है कि उसको मक्का और सोयाबीन का, हमारा जो किसान है उसका भी एक हक है कि उसको ग्लोबल प्राइस पैरिटी में उसको भाव मिले। हम जी देखिए
हम कितना आयात करेंगे? आज इंडोनेशिया और लैटिन अमेरिकन देश, उनके टर्म्स पर हमको मतलब ये जो महंगा हुआ उसका एक जो कारण है जो कि वेज ऑयल्स, मतलब आपको पता होगा कि हम इंडिया हर साल हमारा 10 लाख टन डिमांड बढ़ रहा है वेज ऑयल्स का, जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर के, या हमारे माफ कीजिए, हमारे पार्लियामेंट्री क्वेश्चन आंसर्स में भी ये बात आई है कि हर साल हमारा 10 लाख टन डिमांड बढ़ रहा है। और हम डीओसी टर्म में हमारे पास माल है, लेकिन मतलब डीओसी हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उतना ऑयल क्रशिंग होवे, मतलब उतना हमारे पास सीडी अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि विश्व भर में ऑयल के भाव बढ़े और ऑयल के भाव ने भी ये शॉर्टेज क्रिएट किया। आज अमेरिका में 80 सेंट्स पर पाउंड ये सोया ऑयल का भाव है, जो पैंडेमिक में 30 सेंट्स पर पाउंड था। तो विश्व भर में कोई हमको सस्ता देने वाला नहीं है अब। तो हमको हमारे किसान को ही, हमारा किसान जब हम देते हैं उसको, तो देखिए हमारा मोरी का प्रोडक्शन कितना बढ़ा दिया। और जी मोरी नहीं रहता तो आज हमको बहुत दिक्कत आ जाती पूरे भारत को। जी तो हमको किसानों को उनका धन्यवाद करना चाहिए, जो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हम एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है, बाद में हम मक्का और चिकन, अंडा और चिकन बेचते हैं। पहले तो हम मक्का और सोया प्रोसेस करते हैं। तो हम ऐसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है जिसका एंड प्रोडक्ट अंडा और चिकन है। जी तो हर एक प्रोसेसर को ये देखना चाहिए कि हमको हमारा कच्चा माल या रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट कैसा करना है। और ये दोनों कमोडिटी, ये ग्लोबल कमोडिटीज है। इंडिया में क्या होता है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तो विश्व में क्या हो रहा है, शिकागो में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या हो रहा है। अभी फ्रांस में ड्रॉट हो गया गेहूं में, तो गेहूं बढ़ा तो मक्का बढ़ जाता है। जी तो इस सारी चीजों को हमको देखना चाहिए। जी जी दीपक जी, आप कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं, तो हम आपसे एक जो उत्सुकता के साथ जो किसान होते हैं, जो दर्शक होते हैं, लास्ट में कंक्लूजन देखने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई आने जी वाले समय में क्या हो सकता है, क्या प्राइस हो सकता है, क्या उनको सस्ता मिल सकता है। जैसा कि आपने वैसे पहले क्लियर ही कर चुके हैं, सोया और मक्के का फोरकास्टेड रेट कैसे देखते हैं आप? आखिरी क्वेश्चन। सोया में, सोया में अभी सस्ता तो कोई अभी, मतलब मैं ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सस्ता तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। अभी सस्ता बिस्ता कोई कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे देश का फार्मर इस मानसिकता में नहीं है अभी। जी नए फार्मर आ गए हैं और वो स्टडी करते हैं, तो सस्ता तो नहीं मिलेगा। देखिए जी आज $18 पर बुशेल का रेट चल रहा है शिकागो में सोयाबीन का। जी $700 पर टन विश्व में रेट है। और मैंने पहले कहा आपको कि 20% ऑयल का बायोडीजल हो रहा है। जी तो भारत में सोया डीओसी का प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ेगा और कम भी नहीं होगा। अभी जो वर्तमान रेट है वहां पर ही 2 महीने तो मुझे लगता है कि 2 से 3% ऊपर नीचे वहां पर प्राइसेस रहेगा, क्योंकि हमारे पास डीओसी टर्म्स में सरप्लस है जी इस साल में 3 महीने का। जी ऑयल तो हमको महंगा ही लेना पड़ेगा, ऑयल तो कुछ सस्ता हो नहीं रहा है। जी तो ऑयल प्राइसेस को ज्यादा नीचे नहीं जाने देगा। हम्म, और हमारे पास जो सरप्लस है डीओसी के माध्यम से, हम्म, तो वो ज्यादा ऊपर नहीं जाने देगा और ऑयल हमको नीचे नहीं जाने देगा। तो इस बीच में मुझे ये लगता है कि वर्तमान जो भाव है डीओसी का, हम्म, उसी आसपास भाव बने रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। पिछले साल जैसा पैनिक कंडीशन नहीं है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। जी जी लेकिन मक्के में समस्या है, और मक्के में सितंबर और अक्टूबर में समस्या खड़ी होगी। उसका कारण यह है कि हमारा 6 महीने का 150 लाख टन का डिमांड है, और उसके सामने हमारे पास 120-130 लाख टन का ही प्रोडक्शन है। खरीफ का कैरी ओवर 10-20 लाख टन होगा।
ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उतना तो एक्सपोर्ट में जाएगा। तो कुल मिला के जो 2 महीने का हमारा डिमांड है अक्टूबर और सितंबर का 40 लाख टन का, उस अनुपात में सप्लाई मुझे कम दिखाई दे रहा है, और क्वालिटी टर्म्स में तो और भी कम रहेगा। तो जी उस केस में मक्के में सिचुएशन थोड़ा खराब होगा। लेकिन जैसे ही नवंबर में हमारा नया क्रॉप आ जाता है तो फिर से सामान्य स्थिति होगी। खाली 2 महीने का प्रॉब्लम रहेगा, और सोयाबीन में मैं सामान्य स्थिति देख रहा हूं। जी जी दीपक जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ अपने कीमती समय से हमें समय देने के लिए। तो दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण आपका जानकारी। भी, और आपके प्लेटफॉर्म का धन्यवाद। और हमें आनंद हुआ और आपने ये सब बातें सुनी, जी इसके लिए धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और ये थे हमारे साथ पुणे से दीपक जी, कम्युनिटी एक्सपर्ट। और अगर आपका फिर भी कोई और सवाल है तो हम दीपक जी से एक बार दोबारा जुड़ेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बाकी सभी पोल्ट्री से जुड़े लोगों के साथ शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद।